नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। मैं आज आपको पार्ट 4 जहां 100 क्वेश्चन मैं छोड़ा था वहीं से मैं आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यदि पिछले वाले नहीं देखे हैं, आपको समझना है तो आप पार्ट 4 जाएं, और यदि 100 से आगे देखना है तो आप पार्ट 4 टू बी कंटिन्यूड वो वाला एपिसोड देख लें। ठीक है, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन बना रहा हूं। आपसे एक गुजारिश भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो मैं आपका आगे का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, पिछले वाले जो नहीं देखे होंगे वो आप देख सकते हैं, वो आपको पार्ट 4 में दिखेगा। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए मैं आपके लिए लगा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। तो अगला 101 क्वेश्चन में आ रहा हूं। तो यहां से क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपाती पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, उदरपाती पदार्थ। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको पिछला वीडियो में बता चुका था कि उदरपाती पदार्थ क्या होता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस बन जाता है उसे हम उदरपातित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ उदरपातित पदार्थ, ठीक है, का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, कपूर, एंथ्रासिन या उपरोक्त में सभी। तो क्या है, कौन उदरपातित पदार्थ है, तो इनमें सभी होंगे, सभी आपके उदरपातित है। अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NH4Cl होता है, याद रखिएगा। नैप्थलीन की गोली जो है वो भी उदरपातित पदार्थ है, कपूर भी है और एंथ्रासिन भी है। ठीक है, ये सारे जो है उदरपातित पदार्थ हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 100 से वाले जो क्वेश्चन है 1 से 100 क्वेश्चन अलग वीडियो में डाला गया है, वो उसमें पार्ट 4 लिखा हुआ है, और 100 से जो क्वेश्चन है वो पार्ट 4 टू बी कंटिन्यूड, उसको आप मिलाकर देखें, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। मैं इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में कराया था तो वहां मैं एक क्वेश्चन दिया था कि स्याही और पानी को अलग कैसे करें, तो वहां वाष्पीकरण था। लेकिन यहां क्वेश्चन कह रहा है कि काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंग, जो स्याही में है उसमें जो उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के रंग है, उन रंगों को अलग करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, वाष्पीकरण लेंगे, अपकेंद्रण लेंगे, या क्रोमेटोग्राफी, या निस्यंदन। तो इसमें क्या करते हैं, इसका आंसर होगा क्रोमेटोग्राफी होगा। ठीक है, काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो 102 नंबर का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली स्याही में सामान्यतः किसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। मिट्टी का तेल, जल, पेट्रोल या तेल। इसका आंसर होगा जल। ठीक है, काली स्याही में सामान्यतः किसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। तो 103 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी में स्याही की बूंद किस पर लगाई जाती है। आपका ये है एक्सपेरिमेंट वाला जो सेक्शन है आपका एनसीईआरटी में, वहां से है। क्रोमेटोग्राफी में स्याही की बूंद को किस पर लगाई जाती है, कांच की प्लेट पर, धातु की प्लेट पर, छानक कागज पर या कपड़ा पर। तो इसका आंसर होगा छानक कागज पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 104 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी में जल ऊपर किस क्रिया के कारण चढ़ता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक छानक पत्र पेपर को लगा दिया जाता है, ठीक है, तो पानी जो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में जल ऊपर किस क्रिया के कारण चढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण, केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन, वाष्पीकरण या अपकेंद्रण। तो इसका आंसर क्या होगा, केशिकत्व के कारण। 105 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी में जो रंग जल में अधिक घुलनशील होता है, क्रोमेटोग्राफी में जो रंग जल में अधिक घुलनशील होता है वह क्या करता है, नीचे रह जाता है, तेजी से ऊपर चढ़ता है, वाष्प बन जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तेजी से ऊपर चढ़ता है। जो रंग पानी में ज्यादा घुलनशील होता है वो तेजी से ऊपर की ओर छानक पत्र पर चढ़ता है। ठीक है, तो 106 का आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी शब्द में क्रोमा का अर्थ क्या होता है, जल, रंग, कागज या मिश्रण। तो इसका आंसर क्या होगा, रंग होगा। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा शब्द का अर्थ होता है रंग होता है। ठीक है, 107 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी विधि का सबसे पहले उपयोग किसे पृथक करने के लिए किया गया था। क्रोमेटोग्राफी
विधि का प्रयोग सबसे पहले किसे पृथक करने के लिए किया गया था? धातुओं को, गैसों को, रंगों को या लवणों को? तो इसका आंसर क्या होगा? रंगों को। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी विधि का सबसे पहले रंगों को ही अलग करने के लिए किया गया था, ठीक है। उसी के आधार पर इसका नाम भी पड़ा है। तो 108 का सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी विधि किस आधार पर रंगों को अलग करती है? रंगों की घुलनशीलता के आधार पर, तापमान के अंतर के आधार पर, घनत्व के अंतर के आधार पर या गंध के अंतर के आधार पर? तो इसका आंसर क्या होगा? रंगों की घुलनशीलता के आधार पर क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। 109 का ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग कौन सा है? डाई में रंगों को अलग करना। सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, ठीक है। आप एडिशन बता देता हूं, 2021 या 22 का जो एडिशन है एनसीईआरटी का 21-22 वाला, उसमें दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद वाले एडिशन में जो एनसीईआरटी है वो चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। या चैप्टर हटाया नहीं, तो ये सब जो चीज है वो हटा दिया गया है। तो मैं वहां से बनाया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो निम्न में क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग कौन सा है? रंग, डाई में रंगों को अलग करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करना, रक्त से औषधियों को अलग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो 110 का डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? निस्यंदन, पृथक्कारी कीप, आसवन, डिस्टिलेशन या अपकेंद्रण? तो इसका आंसर क्या है? यहां पर है दो घुलनशील। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम पृथक्कारी कीप का प्रयोग करते हैं, सेपरेटिंग फनल का उपयोग करते हैं। दो अघुलनशील, यहां पर प्रश्न है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? निस्यंदन, पृथक्कारी कीप, आसवन या अपकेंद्रण? तो इसका आंसर होगा आसवन। दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम पृथक्कारी कीप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 111 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल और एसीटोन के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वाष्पीकरण, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, उदरोपातन? तो इसका क्या होगा आंसर? आसवन। जल और एसीटोन के मिश्रण को हम आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। 112 का बी। आसवन विधि में बता देता हूं, वाष्पीकरण और आसवन विधि में थोड़ा सा अंतर है। वाष्पीकरण में आप किसी को गर्म करते हैं तो वाष्प को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो वाष्प वायुमंडल में मिल जाता है, ठीक है। जबकि आसवन विधि में क्या होता है, आप गर्म करते हैं, वाष्प बनता है, उसको फिर हम ठंडा करके संघनन करके फिर हम उसको रोक लेते हैं, उस वाष्प को, उसको खुला वाष्प में वायुमंडल में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आसवन विधि हो गया। तो 112 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, आसवन विधि किस गुण के आधार पर कार्य करती है? घनत्व के अंतर के आधार पर, क्वथनांक के अंतर के आधार पर, रंगों के आधार पर, रंग के अंतर के आधार पर या गंध के अंतर के आधार पर? तो इसका आंसर क्या होगा? आसवन विधि जो है वो क्वथनांक के आधार पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अंतर के आधार पर काम करता है। 113 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आसवन प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा द्रव वाष्पित होता है? अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आसवन में जिसका सबसे पहले क्या हो, कौन सा द्रव वाष्पित होगा? तो जिस द्रव का क्वथनांक सबसे कम होगा वो सबसे पहले उबलेगा, सबसे पहले वाष्प बनेगा वो, ठीक है। याद रखना है, जिस द्रव का क्वथनांक सबसे कम होगा, जिस द्रव का क्वथनांक सबसे कम होगा वो सबसे पहले उबलेगा और वाष्प बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है? आसवन प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा द्रव वाष्पित होगा? जिसका क्वथनांक अधिक होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? जिसका क्वथनांक कम होगा, ठीक है। 114 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, आसवन उपकरण में संघनित्र कंडेंसेटर का कार्य क्या होता है? तो ठंडा करना क्या होगा? द्रव को गर्म करना, वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलना, द्रव को छानना या द्रव को मिलाना? तो इसको आएगा वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलना। संघनित्र ये हिंदी वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश भी लिख दिया हूं, ठीक है। 115 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो पार्ट 4 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें सब कुछ समझाया हूं, कोलाइड, निलंबन, विलयन सब कुछ है, वो पूरा चैप्टर है। और उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन जो है वो मैं इसमें लेके आया हूं। दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम हो, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। दो या दो से अधिक मिश्रणीय, ठीक है, द्रवों के क्वथनांक में अंतर, क्वथनांक में अंतर कितना होना चाहिए? दो द्रव है जिसके क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम हो, कम होने पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उसको अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रण? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रभाजी आसवन होगा, ठीक है। याद रखना है, यदि 25 केल्विन, दो
ऐसा द्रव है जिसका क्वथनांक में अंतर यदि 25 केल्विन से अधिक है तो हम साधारण आसवन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई दो घुलनशील द्रव है जिसका क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम है, वहां हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन में क्या अंतर होता है, वहां एक साधारण आसवन विधि में प्रभाजी स्तंभ नहीं होता है, जबकि इसमें प्रभाजी स्तंभ होता है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहां क्या होता है, प्रभाजी स्तंभ होता है। प्रभाजी आसवन विधि में प्रभाजी स्तंभ होता है, साधारण आसवन विधि में प्रभाजी स्तंभ नहीं होता है। दोनों में अंतर मैं बता दिया आपको, ठीक है। 116 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। अगला, पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, निस्यंदन, प्रभाजी आसवन, उदरोपातन या क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रभाजी आसवन, ठीक है। मैंने क्या बताया, दो ऐसे द्रव्य, घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन से कम का अंतर होगा, उसी के लिए हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। जिनके क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से अधिक है, वहां साधारण आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 117 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 118, प्रभाजी आसवन यंत्र में प्रभाजी स्तंभ का कार्य क्या होता है। जो बताया था, साधारण आसवन में नहीं होता है, प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है, आपका प्रभाजी स्पंद होता है, ठीक है, ठीक है। इसका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। कार्य क्या होता है, वाष्पों को बाहर निकालना, विभिन्न क्वथनांक वाले द्रव्यों को अलग करना, द्रव्यों को छानना या ताप मापना। तो इसका आंसर क्या होगा, विभिन्न क्वथनांक वाले द्रव्यों को अलग करना। 118 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वायु से विभिन्न गैसों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, निस्यंदन, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन या क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रभाजी आसवन। वायु से विभिन्न गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, जिसको अलग करना है, वहां पर भी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 119 का सी नंबर आंसर होता है। अगला, वायु से गैसों को अलग करने से पहले वायु को क्या किया जाता है। देखिए, अब जब वायु को हमको अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, नाइट्रोजन को अलग करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, द्रवित किया जाता है, वाष्पित किया जाता है या छाना जाता है। तो वायु से गैसों को अलग करने के लिए सबसे पहले उसको काफी प्रेशर दिया जाता है, और किसी भी गैस को जब आप ज्यादा प्रेशर डाल दीजिएगा तो वो द्रवित अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले उसको द्रवित अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। तो 120 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु को द्रवित करने के लिए क्या किया जाता है, दाब घटाकर एवं ताप बढ़ाकर ठंडा करना, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर ठंडा करना, केवल ताप बढ़ाकर, केवल दाब बढ़ाकर। तो इसमें आंसर क्या होगा, सबसे पहले वायु से जब गैसों को अलग किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है। दाब को बढ़ाने से क्या होता है, गैस जो होता है लिक्विड अवस्था में आ जाता है, फिर धीरे धीरे ताप को ठंडा करके उसको संघनित किया जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा, 121 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखिएगा लिखा है 121 का बी नंबर है। अगला, वायु के प्रभाजी आसवन में निम्न में सबसे पहले कौन सी गैस पृथक होती है। जब आप वायु को अलग कीजिएगा तो सबसे पहले कौन सा गैस आएगा, अलग होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दिया है कि यहां पर जिस भी गैस का क्वथनांक सबसे कम होगा वो सबसे पहले वाष्प बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक लिस्ट है, उसको याद रख लीजिएगा। सबसे पहले बनता है हीलियम, क्यों, सबसे पहले क्या होगा, हीलियम बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वथनांक सबसे कम होता है, ठीक है, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद यदि कोई गैस लिक्विड मतलब बनता अलग होता है तो वह है नाइट्रोजन, इसका भी क्वथनांक नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद यदि कोई निकलता है तो वो आर्गन, आर्गन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन का स्थान, ठीक है। याद रखना है, इस चीज को याद रख लीजिए आप, ये अच्छा है क्वेश्चन है। वायु को जब आप अलग करेंगे तो सबसे पहले आपका हीलियम अलग होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक सबसे कम है, ठीक है, तो ये सबसे पहले अलग हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन का स्थान है, उसके बाद आर्गन का स्थान है, उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान है। तो यहाँ क्या है, वायु के प्रभाजी आसवन विधि में निम्न में सबसे पहले कौन सी पृथक गैस होती है। अब यहाँ आपका हीलियम तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा यार, ठीक है। लेकिन यदि हीलियम होता तो नाइट्रोजन के स्थान पर आंसर हीलियम आता, ठीक है। तो 122 का बी नंबर आंसर होगा। ये आप याद रखिएगा, सबसे पहले हीलियम निकलता है, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो 122 का बी नंबर आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन में निम्न में सबसे अंत में कौन सी गैस प्राप्त होती है? अब इसमें निम्न में क्या क्या है, निम्न में सबसे अंत में कौन है, तो क्या होगा यहां पर नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, तो सब नाइट्रोजन निकलता है, हीलियम सबसे पहले आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, तो हीलियम तो सबसे पहले, तो सबसे अंत में कौन हुआ, ऑक्सीजन। इस लिस्ट में जो आपको ऑप्शन दिया उसमें सबसे अंत में ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ठीक है, तो 123 का सी नंबर आंसर होगा। अगला, द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन में मुख्य गैसों में नाइट्रोजन सबसे पहले क्यों अलग होता है? ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, क्यों अलग होता है? उसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, क्योंकि हीलियम सबसे पहले आता है, लेकिन हीलियम की बात नहीं कर रहा, तो नाइट्रोजन तो क्यों अलग होता है? उसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, उसका क्वथनांक सबसे कम होता है, उसका रंग अलग होता है, वह जल में अधिक घुलनशील होता है, जिसका आंसर क्या होगा, उसका क्वथनांक सबसे कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु के प्रभाजी आसवन का आधार क्या है? घनत्व में अंतर, रंग में अंतर, क्वथनांक में अंतर या दाब में अंतर? तो मैं क्या बताया, इसका आंसर होगा क्वथनांक में अंतर, ठीक है, तो 125 का सी नंबर आंसर होगा। अगला, द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन में निम्न में कौन सा क्रम सही है? आप बताइए कि कौन सा क्रम होगा, आप ही बताइए। सबसे पहले ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन निकलेगा, या नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन आएगा, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आर्गन आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा, हीलियम नहीं है यहाँ, तो हीलियम के बाद कौन आता है बताया था मैं, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन है, फिर आर्गन है, फिर ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर क्या होगा, 126 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, तो वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है, 127 का सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का क्वथनांक लगभग कितना? देखिए ऑक्सीजन का क्वथनांक पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी जो जीवित पदार्थ है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसलिए क्वथनांक इसका याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ठीक है, जितनी बड़ी माइनस की संख्या उतनी छोटी संख्या, मतलब जितनी छोटी संख्या मतलब उतना जल्दी वो उबल जाएगा, उतना ही उसका कम क्वथनांक। मैं फिर से बोल देता हूं, जितनी बड़ी माइनस संख्या उतनी छोटी संख्या, और जितनी छोटी संख्या मतलब उतना कम क्वथनांक, ठीक है। आगे इस पर सवाल है इसलिए मैं बता दिया। 128 में ऑक्सीजन का क्वथनांक क्या होगा, -183 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 128 का बी नंबर आंसर होगा। निम्न में किस गैस का क्वथनांक सबसे कम है? अब देखिए मैं आपको अभी बताया था, अब आप ही देखिए, जितनी बड़ी माइनस संख्या उतनी छोटी संख्या, मतलब क्या हुआ, वो उतना जल्दी उबल जाएगा, तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, हीलियम का। इसीलिए जब आप वायु को अलग करते हैं तो सबसे पहले हीलियम निकलता है, उसके बाद देखिए कौन निकलेगा, उसके बाद देखा जाए इससे बड़ी संख्या फिर कौन हो, इससे छोटी संख्या फिर ये हो गया, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, 129 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे कम क्वथनांक किस गैस का है? अब बताइए निम्न में सबसे कम क्वथनांक किस गैस का है? अभी देख लीजिए, इसलिए आपको याद रखना है ये वाला, ये यदि याद है तो आपका अगला क्वेश्चन बन जाएगा। हीलियम का कितना था, -269, नाइट्रोजन का 196, आर्गन का 186, तो इसे देखिए ये 10 है, 10 का अंतर है, तो ऐसे ही याद रख जाएगा, एक -86 है, ये -186 है, ये -196 है, और -183 है, तो याद रखना। अब आपको यहां निकाल लेना आंसर क्या होगा। निम्न में सबसे कम क्वथनांक कितना, ऑक्सीजन का क्या था, माइनस, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या था, ठीक है, आर्गन का क्या था, 186 होगा, हीलियम का क्या था, 269, और नाइट्रोजन का क्या था, 183, ये हो जाएगा 196। देख लेते हैं, मिला लेते हैं, सब में माइनस लगा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए नाइट्रोजन 196, ठीक है। अब आता है, अब सबसे कम क्वथनांक कौन सा होगा, हीलियम का। निम्न में सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो हीलियम का। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 130 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट, ठीक है, को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उदरपातन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रण? तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। देखिए क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है मैं बता देता हूं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है, जिसको शुद्ध ठोस अशुद्ध को शुद्ध किया जाता है, ठोस अशुद्ध से शुद्ध ठोस प्राप्त किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है कि गर्म पानी, मतलब गर्म में
माने गर्म पानी में आपको गर्म किया जाता है उस पदार्थ को, ठीक है, संतृप्त विलयन बनाया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। जब आप गर्म करते हैं और उसको घोल देते हैं, संतृप्त विलयन बन जाता है, तो जो ऊपर की अशुद्धियां होती है जो छानक द्वारा अलग हो सकता है वो अलग कर दिया जाता है। बाद में जब ठंडा होता है तो वो ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 131 का बी नंबर होगा। अगला, क्रिस्टलीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द्रव को गैस बनाना, अशुद्ध ठोस का शुद्धिकरण, गैसों को अलग करना, जल को वाष्पित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है? अशुद्ध ठोस का शुद्धिकरण किया जाता है। 132 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए, देखिए समुद्री नमक से आप नमक प्राप्त कर लीजिएगा वाष्पीकरण के द्वारा, लेकिन वाष्पीकरण के द्वारा जो नमक प्राप्त होगा उस नमक को पुनः शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रण। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो 133 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फिटकिरी का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रण। तो इसका भी वही होगा, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। फिटकिरी का शोधन क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा किया जाता है। तो 134 का बी नंबर आंसर होगा। अगला, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में अशुद्ध फिटकिरी को सबसे पहले किसमें घोला जाता है? ठंडे जल में, गर्म जल में, मिट्टी के तेल में या अल्कोहल में? तो हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले गर्म जल में, तो इसको 135 का बी नंबर होगा। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में अशुद्ध फिटकिरी को सबसे पहले गर्म जल में घोल के संतृप्त विलयन बनाया जाता है इसका, ठीक है। तो 133 का बी नंबर आंसर होगा। अशुद्ध फिटकिरी को गर्म जल में घोलकर क्या तैयार किया जाता है? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, कोलाइड या निलंबन? तो क्या होगा? संतृप्त विलयन। मैंने बताया था गर्म करके हमको क्या, गर्म पानी में संतृप्त विलयन बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 136 का बी नंबर आंसर होगा। अगला, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में विलयन में अघुलनशील अशुद्धियां हो तो उन्हें किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? गर्म जल में जब आप घोल देते हैं, जैसे फिटकरी का उदाहरण लेते हैं, गर्म जल में घोल दिए तो जो नहीं घुलने वाली अशुद्धियां हैं उसको कैसे अलग कर लेते हैं? वाष्पीकरण, छानन, आसवन या उदरपातन। तो छान लेंगे, जो नहीं घुलेगा उसको छान लेंगे, छानन विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो 137 का बी नंबर आंसर होगा। अगला, फिटकरी के शोधन का सही क्रम कौन सा है? ठंडा करना, उसके बाद गर्म जल में घोलना, छानना या क्रिस्टल बनाना? गर्म जल में घोलना, फिर छानना, फिर ठंडा करना, फिर क्रिस्टल अलग कर सुखाना। छानना, ठंडा करना, गर्म जल में घोलना, सुखाना, गर्म करना, वाष्पीकरण, आसवन या सुखाना। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम बताए थे आपको, गर्म जल में घोलकर उसका संतृप्त विलयन बनाया जाता है, फिर छाना जाता है, जो ऊपर से छन्ने वाली सुंधियां होती है उसको निकाल दिया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर क्रिस्टल अलग करके उसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो 138 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला, क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर क्यों मानी जाती है? आज इस तरह का क्वेश्चन अब आ रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर क्यों माना जाता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ताप संवेदनशील पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, इसमें अधिक शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, मतलब कि क्रिस्टलीकरण विधि में अधिक शुद्ध ठोस प्राप्त होता है, अधिक शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें ताप संवेदनशील पदार्थ सुरक्षित रह जाता है, मतलब कोई गर्मी से खराब ना हो, ऐसी स्थिति में ये वाला ज्यादा सुरक्षित है। इसमें केवल द्रवों को अलग किया जाता है, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें ताप संवेदनशील पदार्थ जो है, जो ताप से खराब हो सकता है, वो सुरक्षित रह जाता है। इसमें अधिक शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों हो जाएगा। तो 139 का ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ या रदरफोर्ड। इसका आंसर क्या होगा? 140 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्व की आधुनिक परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तत्व, रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लॉरेट, लवाइजिए, जे थॉमसन या बोहर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। तत्व की आधुनिक परिभाषा जो है वो एंटोनी लॉरेट, लवाइजिए ने दिया था। 141 का बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, यौगिक में तत्व किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में, समान अनुपात में, बदलते अनुपात में। तो निश्चित अनुपात में, ठीक है। यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिश्रण होता है, ठीक है। 141 का बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट बॉयल ने आधुनिक अर्थ में तत्व शब्द का प्रयोग कब किया था? यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, ईस्वी दिया हुआ है, ठीक है।
1600 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में या 1869 ईस्वी में। तो रॉबर्ट बॉयल जो है आधुनिक अर्थ में तत्व शब्द का प्रयोग 1661 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो 143 का बी नंबर आंसर होगा। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से निकाले गए हैं और किताबों के लाइन से निकाले गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छे, क्योंकि इस बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करके जाएं। निम्न में कौन सा मिश्रण का गुण है? तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है, घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, नया पदार्थ नहीं बनता, उपरोक्त में सभी, ये सभी होगा आंसर। मिश्रण का ये गुण है कि मिश्रण में तत्व जो है अनिश्चित अनुपात में होते हैं, घटक जो मिश्रण बनाए, जो तत्व मिलके बनाए हैं मिश्रण, उन सबका भौतिक विधियों से उसको अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। नया पदार्थ नहीं बनता, ये भी सही है। तो इसका आंसर तीनों होगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? 144 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, यौगिक के घटकों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? छानन द्वारा, चुंबक द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा? तो यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। 145 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला, मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए केवल रासायनिक विधि, केवल विद्युत अपघटन, भौतिक विधि या नाभ की अभिक्रिया? तो इसका आंसर क्या होगा? मिश्रण के घटक को भौतिक विधियों से अलग कर सकता है। भौतिक विधि में आपका चुनना हो गया, फटकना हो गया, पंखे से देके हवा करके भूसा को उड़ाना हो गया, ये सब आते हैं भौतिक विधियों में। ठीक है, तो 146 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला, यौगिक कैसा पदार्थ होता है? विषम, समांगी, अशुद्ध या निलंबन? तो यौगिक कैसा होता है? यौगिक समांगी होता है। ठीक है, 147 का बी नंबर आंसर होता है। यौगिक समांगी होता है। ठीक है, 147 का बी। अगला, मिश्रण अपने घटकों के किस गुण को दर्शाता है? मिश्रण अपने घटक का मतलब जो जिनसे वो मिलकर बना है, वो किस गुण को दर्शाता है? किसी एक घटक के गुण को, सभी घटकों के मूल गुण को, एक केवल नए गुण को, या कोई गुण नहीं? तो इसमें आंसर बी नंबर होगा, सभी घटकों के मूल गुण को, क्योंकि मिश्रण में जो मिलके बनते हैं सभी अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? 148 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यौगिक के घटकों को कैसे पृथक किया जा सकता है? यौगिक के घटक को आप कैसे अलग कीजिएगा? विद्युत रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, ए बी दोनों, या वाष्पीकरण द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। विद्युत रासायनिक विधि से भी आप अलग कर सकते हैं, रासायनिक विधि से भी अलग कर सकते हैं। तो 149 का सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? वायु, पीतल, जल या मिट्टी? मैंने आपको बताया था, जब भी रासायनिक विधि में कभी शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पूछा जाए तो आपको दो चीज ध्यान रखना है, जितने भी तत्व हैं सब शुद्ध है, जितने भी यौगिक हैं सब शुद्ध हैं। तो इसमें यौगिक कौन है देख लीजिए, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है मिट्टी में। इसका आंसर होगा जल। जल ही यौगिक है, इसलिए शुद्ध पदार्थ कौन हो गया? जल, क्योंकि ये यौगिक है, ये यौगिक है। तो हमने आपको बताया था तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 150 का सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 92। देखिए मैं इसको रिसेंट में लिया हूं, एनसीईआरटी में पुराना डाटा था तो मैं इसको अपडेट कर दिया हूं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 92, 100, 118 या 120? तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है। ठीक है, 151 का सी नंबर। अगला, वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, यहां वर्ड ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे तत्व मानव निर्मित भी हैं। तो वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी मानी जाती है? 92, 94, 100 या 118? तो इसका आंसर क्या होगा? 94। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94। कुल मैंने क्या बताया, नया डाटा में 118 है, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 हैं। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में कितने तत्व होते हैं? यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 9, 10, 11 या 12? तो इसका आंसर क्या होगा? कमरे के ताप पर गैस अवस्था में कितने तत्व होते हैं? 11। ठीक है, 153 का सी नंबर आंसर होगा। अगला, कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ग्रहण करने वाले तत्व कौन से हैं? कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर, माने कमरा का जो टेम्परेचर है उससे कुछ अधिक टेम्परेचर पर कौन तत्व जो है वो द्रव अवस्था में आ जाता है? ठीक है, तो सोडियम या पोटासियम, पारा एवं ब्रोमीन, गैलियम या सीजियम या तांबा और लोहा? तो आप क्लास 10 के एनसीईआरटी में भी है और 9 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गैलियम और सीजियम। बॉक्स आइटम में दिया हुआ है, 154 का सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? मिश्रण, यौगिक, तत्व या विलयन? तो इसका आंसर क्या होगा? तत्व होगा। 155 का सी नंबर आंसर होगा। अगला,
रंग कठोरता, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी में क्लास 9 में दिया हुआ है। रंग कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यंक तथा क्वथनांक आदि को क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण, भौतिक गुण, जैविक गुण या चुंबकीय गुण? तो इसका आंसर क्या होगा? भौतिक गुण के, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में यही सब चीजों को देखा जाता है। रंग को देखा जाता है, कठोरता को देखा जाता है, दृढ़ता को देखा जाता है, बहाव को देखा जाता है, घनत्व को देखा जाता है, द्रव्यंक को देखा जाता है, क्वथनांक को देखा जाता है। ये सब सभी भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसका आंसर क्या होगा? 156 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा? आप थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके लिए कल जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो टोटल आपका न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो होगा। मैं आपके साथ न्यूमेरिकल बैठकर बनाऊंगा। आपको सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद।